हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज जो है हमारा सीपी से स्टार्ट होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पूरा मैंने आपको करा दिया। मैंने इसके आपको दो मॉक टेस्ट, मतलब टोटल 250 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वो सारे मैंने आपको दे दिए। अब आपने कितने क्वेश्चन अब तक प्रैक्टिस किए हैं? पहले तो ये बताइए, कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं अब तक? टोटल मैंने 250 क्वेश्चन दिए हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के। सर उसके आंसर कहाँ मिलेंगे? उसकी आंसर शीट में जो पेपर है उसके लास्ट में उसके आंसर दे रखे हैं, लेकिन आंसर बाद में देखने हैं आपको। पहले उसको एमसीक्यू की तरह, मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करनी है। फिर अपने आंसर को वेरीफाई करना है। उसी असाइनमेंट के लास्ट में आंसर दे रखे हैं मैंने। और ये जो टोटल 250 क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को कर लें। जो नहीं समझ में आ रहा, देखो उसमें निशान ना लगाएं, या फिर उसको स्क्रीन पर ऑन कर कर फिर अपने ऑप्शंस को लिखते रहें कॉपी में, फिर क्रॉस वेरीफाई करें, फिर एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें जब तक पूरे आंसर ठीक ना हो जाए। तब तक डेली प्रैक्टिस करें कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है। तो मेजर सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बेसिक से लेके और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट तक मैंने आपको बताए हैं, अमेंडमेंट तक आपको समझा है, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि अभी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आप सारे क्वेश्चन इससे करके आए। तो इसके अलावा मैंने आपको एक और असाइनमेंट दिया था, जो मैंने आपको दिया है AIB 19 का पेपर। जो मैंने उसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, फिर BNSO के कर दिए, इस तरह से क्वेश्चन करके दिए हैं। वो भी आपने देख लिया होगा अब तक। कितने लोगों ने देख लिया वो असाइनमेंट, जो AIB 19 का मैंने लास्ट ईयर का पेपर आपको दिया है? सर 19 वाला तो नहीं देखा। बट ये जो सेकंड आपने मॉक टेस्ट। एमसीक्यू सेंड किया है वो तो हमने किया। 45 थे जो, वो तो मैंने किया है सारा। 45 नहीं बेटा, वो जो मैंने पहले दिया था एक 100 क्वेश्चन का, फिर दोबारा दिया एक 100 क्वेश्चन का, और फर्स्ट टाइम दिया था जो रिवीजन असाइनमेंट के साथ 50 क्वेश्चन। तो टोटल 250 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। हिमांशु, कुछ कहना है आपको? सर मैंने पढ़े थे वो जो आपने अच्छा। भेज रखी पीडीएफ। हाँ हाँ, जी सर, वो बस वो 19 वाला तो अभी क्लियर नहीं हुआ था मेरे को। जैसे मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा वो क्लियर हो जाए, तब जाके वो 19 वाला क्लियर होगा। अब आपको ये काम यही करना है कि डेली जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्कशीट है ये आपके पास, इस वर्कशीट को रोज प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वहां पर देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि आपको अपने बेयर एक्ट से, जो आपके पास बेयर एक्ट है उससे फ्रेंडली होना है। वो बेयर एक्ट को दोस्त बनाना है, क्योंकि बेयर एक्ट से आंसर ढूंढ के लिखना है, मतलब गैस नहीं करना। अगर आपको आता हो तो भी एक बार बेयर एक्ट देखना है। उससे फायदा ये होगा कि जब आते हुए क्वेश्चन का आप बेयर एक्ट देखोगे ना, तो आपको बेयर एक्ट से फ्रेंड रिलेशन बनेगा। तो आपको बेयर एक्ट यूज करना है, आप उतनी फास्ट बेयर एक्ट को यूज कर पाओगे। 100 क्वेश्चन के दो मॉक टेस्ट दिए मैंने आपको, और 50 क्वेश्चन विद आंसर मैंने पहले असाइनमेंट में आपको दे दिए थे। टोटल ढाई यस सौ सर। क्वेश्चन आपके पास है। वो 250 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद AIB 19 में से केवल कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो मैंने अलग अलग करके दे दिए हैं इसलिए आपकी, ताकि सर आपको ये ए आई कॉन्स्टिट्यूशन बी के। सर ये ए आई बी 19 में कैसे पता चलेगा कि वो उसके हैं वो उसके मैंने हैं? उसमें आपने असाइनमेंट शायद खोल के देखा नहीं, उसमें लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर इतने से लेके इतने तक जो है इस सब्जेक्ट के हैं, इतने से लेके इतने तक इस सब्जेक्ट है, 1 से लेके 10 तक मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, फिर 11 से लेके 20 तक जो है वो BNSS के हैं। ऐसे मैंने लिख के दिया है असाइनमेंट के अंदर। आप देख लो, नहीं पता लगेगा तो मैं एक सर बार ये और बता दूंगा। एक डाउट और क्लियर कर दो सर। ये जैसे अमेंडमेंट, जैसे इतनी सारी अमेंडमेंट हैं, उनको हम इसमें कैसे से थोड़ा थोड़ा नोट जो बनाएं? मैंने मेजर अमेंडमेंट रिवीजन असाइनमेंट में कवर की है, वही एग्जाम हाँ के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी अमेंडमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपको याद तो कुछ भी नहीं करना। अमेंडमेंट भी हमारे बेयर एक्ट में दे रखे हैं, बस यस हमें सर बेयर ये एक्ट यूज करना है। और मैंने बेयर सर जैसे एक्ट कहाँ पे ढूंढे टेक्निकल हुए यूज हैं ये करना। अमेंडमेंट को? बेयर एक्ट में अमेंडमेंट्स भी दे रखे हैं हमारे। मैंने एक आपके पास एसबीआई। किसी भी कंपनी का बेयर एक्ट होगा, उसमें ध्यान से देखोगे तो अमेंडमेंट भी मिलेंगे, पार्ट्स भी मिलेंगे, शेड्यूल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपके बेयर एक्ट के अंदर। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको बेयर एक्ट से फ्रंट रिलेशन बनाने, बेयर एक्ट सर को ये दोस्त जैसे बनाने। मैंने एक ये पढ़ा था, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ जैसे फंडामेंटल राइट्स में से। हाँ हाँ। ये तो इसमें मेरे देखिए, को ना कहीं दिखा ही नहीं था, पर वो क्वेश्चन में था। राइट टू मेरे प्रॉपर्टी रिमूव हुआ किसकी वजह से? केशव नंदा भारती वाला जो केस आया, हाँ जी, उसमें पर एक ये और इसकी केस था फोर्टी गोलकनाथ सिक्स वाला। अमेंडमेंट था ना सर ये तो?
कौन सा राइट टू 44 प्रॉपर्टी वाला? 44। 44 सॉरी, हाँ हाँ, जी। ये जो 44 तो मेजर मेजर अमेंडमेंट था मेरे हिसाब से सर। नहीं, नहीं 47 42 है वो, 42 है। मिनी मिनी 42 कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे ना सर उसे? हाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है सर। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है हमारा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। देखो सबसे लेंथी सब्जेक्ट है, अगर आपने जब सिविल प्रोसीजर कोड 9th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर आप बी एलएलबी के स्टूडेंट थे, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट थे तो 5th सेमेस्टर में था ये सीपीसी। तो जब ये पढ़ा होगा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको ये लग रहा होगा पढ़ने में, और इसका बेयरक्ट भी आपका सबसे लेंथ मोटा होगा, मतलब जितने भी बेयरक्ट आप खरीद के लाए होगे सबसे मोटा इसी का बेयरक्ट दिख रहा होगा। लेकिन हम जो सीपीसी करेंगे हम इसमें से रटेंगे कुछ भी नहीं। हमें मोटी मोटी 2-3 चीजें याद रखनी है। हमारे सीपीसी में कितने पार्ट हैं, बेयरक्ट में कितने पार्ट हैं सीपीसी के अंदर, तो टोटल इसमें कितने पार्ट हैं तो मैं भी एक बार देख के आपको बताता हूँ। हाँ, टोटल इसमें शायद 51 पार्ट है। कितने हैं आप एक बार देखो अपने बेयरक्ट में कितने पार्ट आते हैं इसके अंदर टोटल, इंडेक्स में लिखा हुआ है टोटल 51 पार्ट है इसके। ठीक है, 51 पार्ट है टोटल बेयरक्ट के अंदर। सीपीसी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो पार्ट और एक ऑर्डर। ऑर्डर बहुत सारे हैं, आप देखोगे जब भी आप कोई सिविल केस में अटेंड कर रहे होंगे कोर्ट के अंदर, जब भी किसी अपने सीनियर एडवोकेट का केस के लिए आप सर जो जाओगे रोमन में प्रेजेंट। होगा वो ऑर्डर होगा। हाँ, तो ऑर्डर की बात होती है हमेशा कोर्ट के अंदर। सर ये ऑर्डर रूल नंबर ये, ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 4, सर ये। तो वो ऑर्डर और रूल्स इस समय हमें कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास तो बेयरक्ट अलाउड है एग्जाम में। टोटल हमारे कितने ऑर्डर्स हैं इसके अंदर जो बताए गए हैं, तो टोटल ऑर्डर भी 51 ही है। और हर ऑर्डर के रूल्स है, किसी में 9, किसी में 15, किसी में 4, किसी में 1, ऐसे हर ऑर्डर के अलग अलग रूल्स है। तो हमें ऑर्डर को सिर्फ हेडिंग से याद रखना है, और रूल्स के ऊपर जनरली पूछता नहीं है, वैसे एआई में ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट पूछता है, तो हम वहां से उससे निकालेंगे। एक मैंने एक असाइनमेंट आपको आज ही भेजा है, सिविल प्रोसीजर कोड का फ्लो चार्ट बना के दिया है आपको, ताकि एक सिविल सूट कैसे फाइल होता है। अच्छा, जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं जो हम हैंडल करते हैं, एक क्रिमिनल मैटर और एक सिविल मैटर। दोनों मैटर में क्या फर्क है, बेसिकली डिफरेंस क्या है सिविल और क्रिमिनल में, ये बताइए। सर सिविल जो होते हैं वो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ये केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल में होते हैं सर, वो क्रिमिनल के केसेस होते हैं जैसे चोरी, मर्डर, ये सब। इस तरह यहाँ पे क्रिमिनल में हमें सर कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट होता है। क्रिमिनल में जो होता है वर्सेस स्टेट केस चलता है। आपने जो भी क्रिमिनल केस देखा होगा तो राज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ दिल्ली, ऐसे केस होता है। केस चलता है होता है राम एंड अनदर, ठीक है, इस तरह से होता है ना, राम एंड अदर और मोहन एंड अनदर, इस तरह के केसेस होते हैं। तो टाइटल से पता लगता है कि सिविल सूट है या ये क्रिमिनल सूट है। जब भी वर्सेस स्टेट होगा तो वो क्रिमिनल सूट होगा, जब वो पर्सन टू पर्सन होगा तो वो सिविल होगा। बेसिक डिफरेंस ये है, जब आपकी बॉडी को, आपकी प्रॉपर्टी को, को या आपकी किसी भी ऐसी चीज को जो फिजिकली दिखती है या नहीं है फिजिकली लेकिन वो आपसे रिलेट करती है, तो उसका काम हो रहा हो तो वो क्रिमिनल में आता है। जब आपकी फिजिकल चीज डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो, जैसे रेंट किराएदार खाली नहीं कर रहा आपकी प्रॉपर्टी में, तो वो सिविल डिस्प्यूट में आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के टाइटल का केस नहीं, ये केवल सूट ऑफ पोजीशन की तरह ही हिट होता है। तो इस तरह के केसेस सिविल में आते हैं। अब कोर्ट सेम ही, जो सिविल को भी सुनती है क्रिमिनल को भी सुनती है, लेकिन देखो फर्क क्या है, सिविल सूट जाते हैं और क्रिमिनल सूट जाते हैं सेशन कोर्ट में। क्या सिविल सूट सेशन कोर्ट में जा सकते हैं? क्या सेशन कोर्ट या सिविल सूट को? यस सर। और कोई बताएगी? तो नहीं है, सेशन कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि स्पेशल मजिस्ट्रेट जो डिसाइड करता है क्रिमिनल सूट के अंदर, उसके लिए अपील लेके आप जा सकते हो सेशन कोर्ट, फिर जा सकते हो हाई कोर्ट, फिर जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन सिविल सूट की अगर अपील लेके आप सेशन कोर्ट जाना चाहो तो आप नहीं जा पाओ, क्योंकि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर सेशन कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो आप सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको रिवीजन पिटीशन लेके जाना पड़ेगा, कहाँ पर? हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा।
फर्क है सिविल और आप इसकी प्लीडिंग में भी फर्क होता है। प्लीडिंग समझते हैं ना क्या होता है? ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने 9th सेमेस्टर के अंदर। अगर बी एल एल के स्टूडेंट थे तो 5th सेमेस्टर में था सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, पढ़ा था ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। तो सिविल सूट की प्लीडिंग होती है। अब ये जो चोरी का केस या चोरी के केस की शुरुआत चोरी के केस की शुरुआत कैसे होती है? कहाँ से केस का इनिशियल स्टेज या इनिशियल सर स्टेज पहले फर्स्ट पुलिस स्टेज? कंप्लेंट करेंगे, सबसे पहले पुलिस पहले कंप्लेंट करेंगे। जिसके घर में चोरी होगी वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, बुलाएगा। यहाँ से स्टेट हो रही है, यानी कंप्लेंट से शुरू हो रहा है केस। पुलिस क्या करेगी फिर? एफआईआर लिख लेगी उसकी कंप्लेंट पर, यस सर, या घर आके चेक करेगी चोरी हुई है कि नहीं हुई। चेक करेगी फिर एफआईआर लिखेगी सर। जो हमारा बीएनएस का सेक्शन, पुलिस कंप्लेंट एफआईआर रिकॉर्ड करेगी, चेक नहीं करेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का सेकंड फेज है जहाँ पे पुलिस चेक करेगी कंप्लेंट में कुछ पाया गया कि नहीं। पुलिस के पास ये उसका बेसिक राइट है एक पर्सन का, और पुलिस का भी ये ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी टू बाउंड है कि वो किसी भी कंप्लेंट को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा, उसको ऑनलाइन चढ़ाएगा, उसका एक नंबर आएगा एफआईआर का और एक कॉपी कंप्लेंट को देगा तुम। पुलिस में ये आरोप लगाने आया किसी को कुछ नहीं। अगर पुलिस चोरी की है तो वो लिख लेगा, कंप्लेंट लिख लेगा, अगर सकता है उसके ऑफिस या कोर्ट में जाए, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब पुलिस वाला क्राइम सीन चोरी हुई, यहाँ पे जाके चेक चोरी हुआ, और चोरी होने के जैसे अलमारी का ताला है, चोर कहाँ से आया, ये सब चीजें वो बनाएगा। फॉरेंसिक जांच वगैरह की जरूरत होगी तो वो भी करेगा। पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पुलिस को कोई प्रॉपर ये नहीं पता लगा, पुलिस को ऐसा लगा कि मतलब कोई सबूत मिले ही नहीं चोरी को। अब पुलिस क्या करेगी उस कंप्लेंट में? अगर कोई पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी, प्लेस क्लोज कर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके केस बंद हो जाए। वो चाहेगा कंप्लेनेंट तो दोबारा केस को ओपन जरूर करा सकता है, या किसी सीनियर पुलिस अधिकारी से उस समय तो अपनी डायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल कर देगा, इसमें कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर केस बनता है तो फिर क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? देगा और सम्मन करवाएगा किसको? एक्यूज को। एक्यूज को या फिर कंप्लेनेंट होगा इसके अंदर, मतलब महेश के घर चोरी हुई तो कहीं पे टाइटल आएगा महेश का? नहीं आएगा। किसका आएगा? एक्यूज का आता है ना, है केसेस का। जो बीएनएस पढ़ेंगे ना, बीएनएस पढ़ेंगे तो हम लौट के आ जाते हैं सीपीसी पर, क्योंकि हम सीपीसी कर रहे हैं। अब हमारा मोहन ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसके बाउंड्री ताला लगा दिया, उसके बगल में तो ये देखता था कि मोहन तो यहाँ दिल्ली से आता है, प्रॉपर्टी यहाँ जरूर खरीद रखी है उसने यूपी के अंदर, लेकिन वो रहता दिल्ली, तो प्रॉपर्टी की इतनी केयर टेकिंग वो कर नहीं करता, तो ताला तोड़ के कब्जा करता और अपनी 2 गाय भांज लेता है और एक कमरा बनाता है छोटा। कुछ महीनों जब मोहन अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करने आता है तो देखता है कि बगल वाला जो शाम और एक टीम बहस करता है, बोलता है मेरी प्रॉपर्टी खाली करोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रेसपास है ना, इलीगल ट्रेसपास का केस है, तो इलीगल ट्रेसपास के केस में वो क्या करेगा? पुलिस में जाकर कंप्लेंट करेगा। देखो वो सिविल में भी पुलिस जा रहा है, कंप्लेंट शाम को पूछेगी मेरी जमीन है जी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है,
उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए, दिखा दिए, पुलिस ने डॉक्यूमेंट देख लिए, हाँ वो फर्जी है नहीं, हो तो कोर्ट डिसाइड करता है ना। पुलिस के पास तो अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने की, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को जेन्युइन या बोगस डिसाइड करने की, केवल और केवल कोर्ट कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती है। तो वो गलत है, आप उसके खिलाफ एज एन एडवोकेट बोल सकते हैं, पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने की। फिर वो जो मोहन है वो भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है, अब दोनों डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, तो पुलिस वाला ना तो शर्म निकालेगा बल्कि मोहन को एडवाइस करेगा कि आप कोर्ट में केस फाइल। अब मोहन क्या करेगा, क्या कहीं पे ये सेक्शन ऑफ लॉ लिखेगा, मतलब इसका जो एडवोकेट होगा मोहन का प्रेस पर, तो वो कहीं पे कोई सेक्शन वगैरह लिखेगा उसके अंदर, प्लांट के अंदर, कि भाई सीपीसी का सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इलीगल ट्रेसपास में ये सेक्शन आते हैं, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा प्लांट के अंदर? नहीं सर, प्लेन के अंदर कोई सेक्शन नहीं आता। प्लांट के अंदर कोई सेक्शन नहीं आता। चार्जेस डिसाइड करने की अथॉरिटी कोर्ट के पास है, कोर्ट उसके अंदर लॉ एप्लीकेबल करती है, आप केवल फैक्ट बताते हो कोर्ट को कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उसके बाद दोनों वो अपना डॉक्यूमेंट मैंने खरीदी थी, इसे ये मैंने सब वॉल बाउंड्री कराई थी, ये इसका सबूत है, क्या है इसका बिल है, तो सब कुछ वो दे। अब के साथ प्लान तैयार हो गए, प्लान हो गई, ये आ गया हमारा ये जो असाइनमेंट है। ये सबसे पहले किसी भी सिविल सूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले मुकदमों से संबंधित सामान्य प्रावधान किए जाते हैं, मतलब चीजें इकट्ठी की जाती है जो सबूत में जरूरी है, ठीक है, और एक प्लांट बना के फाइल कर देते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट उसके ऊपर पहला काम क्या करती है प्लांट के ऊपर, इसमें मत देखना भी, इसमें ना प्रोसेस सही से लिखा नहीं है, मैं बताऊंगा वैसे वैसे, ये तो मैंने इसके हिसाब से लिखा है बेयर एक्ट के हिसाब से। प्लांट के ऊपर क्या करती है फिर कोर्ट, सर कोर्ट सबसे के पहले पास समन जाते हैं दूसरी पार्टी को। फर्स्ट डेट को वो पार्टी अपीयर होती है कोर्ट में जिसने प्लांट फाइल की, मतलब जो प्लीडर है, जो प्लेंटिव है वो प्रेजेंट होता है कोर्ट में जाके। अच्छा, प्लेंटिव जो होगा वो वेयर अबाउट देगा, किसके वेयर अबाउट देगा, डिफेंडेंट के, रिस्पोंडेंट के वेयर अबाउट देगा, करेक्ट, उसका एड्रेस बताएगा, नाम बताएगा, वो कहाँ रहता है, उसके पिताजी का नाम क्या है, सब कुछ बता देगी। सर वो तो तो वेयर पीएफ अबाउट, जाएगा उसमें बताएगा ना। हाँ, अगर वेयर आउट नहीं बताएगा तो फिर कोर्ट सम्मन कैसे करेगी, इसलिए उसको सारे वेयर आउट देते होता है। ऐसा नहीं होगा ना कि वो जाके बोल रहे हैं कोर्ट में कि एक इस नाम का बंदा है, कहाँ रहता है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, कोर्ट पे सम्मन किसको करेगी, किसी को नहीं कर सकती, इसलिए वेयर अबाउट देने पड़ेंगे। चलो वेयर अबाउट दे दिए, सम्मन हो गया। अब सम्मन भी दो तरीके के होते हैं, अपने अगर सीपीसी पढ़ा होगा तो वो अभी हम आगे पढ़ लेंगे सम्मन को भी। सम्मन चला गया, वो बंदा कोर्ट में आ गया डिफेंडेंट, सबसे पहले जब सम्मन जाएगा, सम्मन के साथ क्या जाता है, पिटीशन जाएगी सर, कॉपी ऑफ प्लान और एनेक्शर, जो भी एनेक्शर्स आप फाइल कर रहे हैं उसके साथ। एनेक्शर्स क्या होते हैं वैसे? अरे है ना, ये केस चल रहा है, ये तो रहा है पैसे वैसों के। नहीं, एनेक्शर्स क्या होते हैं? एनेक्शर कोई भी हम प्लान फाइल करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना एनेक्शर नंबर 1, एनेक्शर नंबर 2, एनेक्शर नंबर 3, जो हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, जैसे बिजली का बिल, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट, ये हमारे एनेक्शर्स होते हैं। वो जो लगाएगा वो अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्टर लगाएगा, हाँ, जो भी सबूत उसके पास है वो लगाएगा ना, उसे एनेक्शर कहेंगे, ये एनेक्शर्स होते हैं। ये दोनों की कॉपी, प्लान प्लस एनेक्शर, सम्मन के साथ किसके पास जाएगा, जिसके लिए सम्मन हो रहा है, रिस्पोंडेंट के पास चला जाएगा। रिस्पोंडेंट इसको रिसीव कर लिया तो ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट ने रिसीव नहीं किया फिर क्या होगा, मेरे घर आया लेकर, मैंने मना कर दिया कि मैं रिसीव नहीं करता इसको, फिर क्या होगा, सर समन वापस चले जाएंगे कोर्ट में। वो मेरे घर के बाहर पेश कर देगा उस सम्मन को, वो डिलीवर सर वो माना तो जाएगा। चस्पा के ऑर्डर मिलेंगे तब ना। ऑर्डर होगा जब, या सर वो तो चस्पा के ऑर्डर मिलेंगे तब करेगा ना, ऐसे कैसे कर देगा। वो थर्ड अटेम्प्ट में करेगा ना। हाँ तो सर चस्पा के ऑर्डर्स नहीं हुए ना, अब तो वैसे भी जजेस ने क्या कर दिया है, बाय ऑल वे कर दिया है कि ऑल मोड से आप समन्स डिलीवर करवाओ, इलेक्ट्रॉनिक और आपका जितना भी है व्हाट्सएप, ईमेल, हर चीज से। हर तरह से तो सबसे एंड में होता है सर। सर जी, और पता क्या है, इन्होंने और सर पैन कार्ड और मांग रहे हैं ऊपर से, जो केस फाइल करता है जिस
जिसने चस्पा तो सिविल तब होता है जब वो भगोड़ा हो जाता है, पीओ हो जाता है, उसके बाद ही चस्पा करवाते हैं। अनट्रेसेबल जो होता है ना, अब अनट्रेसेबल। जिसने अपने 1 करोड़ 5 लाख रुपए से क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें है कि उसमें पैन कार्ड भी मांग रहा है उसने बंदों का, जो केस फाइल करता है उसे अभी इनकम हम टैक्स से वेरीफाई अभी हम करता थोड़ा प्रोसीजर को आगे बढ़ा लेते हैं। समन हो गए, वो आ गया, प्रेजेंट हो गया रिस्पोंडेंट। आने के बाद फर्स्ट डेट पे वो कुछ नहीं करेगा, फिर वो उसकी तरफ से क्या फाइल किया जाएगा रिस्पोंडेंट की तरफ से? WS। रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। वो रिटर्न स्टेटमेंट में वो क्या करेगा, क्या लिखेगा रिटर्न स्टेटमेंट में? सर जो उसके ऊपर उन्होंने मतलब वो जो कुछ बातें बताई हैं उसके एवज हर में पैराग्राफ का, रिस्पॉन्स देगा, प्लांट के हर पैराग्राफ का रिप्लाई करेगा वो। रिप्लाई एडमिट करेगा। करेगा, किसी को एडमिट कर लेगा, किसी को बोलेगा मैं मानता नहीं तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और फिर वो अपने कॉज ऑफ एक्शन और प्लस प्रेयर, कोर्ट से वो क्या चाह रहा है, ठीक है, वो चीजें उसके अंदर लिख के वो जवाब दे देगा। सेकंड स्टेज क्या होती है इसके बाद? थर्ड स्टेज में क्या आ जाता है केस? फिर सर कौन सी स्टेज में चला रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। उसके बाद? सर उसके बाद डब्ल्यू इश्यूज डब्ल्यू एस होते के हैं। बाद सर रेप्लिकेशन एविडेंस। होती है ना। हाँ, उसके बाद सर फिर दोनों उसके साइड बाद से। आर्ग्यूमेंट्स। नहीं नहीं, आर्गुमेंट तो बाद में आएगा, सर दोनों साइड फ्रेमिंग ऑफ से। इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ वो इश्यूज। तो कोर्ट का काम है, कोर्ट करती है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू। उसके बाद हम रिप्लाई अपने फाइल होगा, दोनों, डिफेंडेंट रिप्लाई करेगा सर। हाँ, दोनों तरफ से जो है वो एविडेंसेस आएंगे, ठीक है। डिफेंडेंट रिप्लाई करने के बाद फिर WS एक, फिर दोबारा WS और एक और होगा। उसके बाद वो अपने दोनों साइड से एविडेंस आएंगे, फिर एविडेंस को क्रॉस किया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है जज आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनल डिक्री आ जाएगी। डिक्री में दो चीजें होती हैं, जिसके फेवर में आ रही है और जिसके अगेंस्ट आ रही है। जिसके फेवर में आती है उसको क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर। और जिसके अगेंस्ट आ रही है जेडी, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेट। ये दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू। अब देखो हमारे जो पार्ट है, जो हमारे बेयर एक्ट में पार्ट दे रखे हैं, उन पार्टों की मैंने हेडिंग लिखी है। जैसे पार्ट 1, सूट इन जर्नल, मुकदमों संबंधित सामान्य प्रावधान क्या क्या है। फिर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन सेक्शन 36 से लेकर 74 में कवर है, और ये साथ साथ ऑर्डर 21 को रिलेट करता है। इसमें डिक्री का पालन या निष्पादन का प्रोसेस बताया गया कि कोई भी डिक्री अगर किसी के अगेंस्ट इश्यू हो गई और वो डिक्री के हिसाब से उतना टाइम पीरियड में वो चीज नहीं कर पाए, जैसे खाली करने की, पोजीशन ट्रांसफर करने की कोई डिक्री हुई और वो नहीं करता, तो फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये प्रोसेस। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, जो और साथ साथ कुछ कार्रवाई चलती है, ठीक है, तुरंत रिलीफ चाहिए आपको कोर्ट से। देखो सिविल प्रोसीजर में एक चीज होती है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि शाम उसकी जमीन पर बैठा हुआ है और शाम के पास नकली पेपर भी हैं। अब जैसे ही मोहन केस करेगा कोर्ट में, तो शाम को पता है कि भाई यही जीतेगा क्योंकि ये असली ओनर है, तो वो इस प्रॉपर्टी को बेच के भी तो भाग सकता है। उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? इंटरम वो कर देगा सर, इंटरम ऑर्डर स्टे लगाएगी सर, स्टे। नहीं नहीं, इंटरिम रिलीफ कहते हैं ना, इसको इंटरिम रिलीफ, उसे कहते हैं इंटरिम रिलीफ। इंटरम वो है ना। इसे, हाँ, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब क्योंकि सिविल सूट का जो समय होता है बहुत लंबा होता है, काफी लंबे टाइम बाद फैसला आता है। ऐसा ना हो कि जब फैसला आए तो उसकी वैल्यू ही ना बचे। जिस शाम के अगेंस्ट खाली करने के ऑर्डर हो, वो शाम तो पहले ही बेच के भाग चुका हो, किसी राम को बेच दिया, फिर मोहन राम के ऊपर केस करेगा, फिर राम भी भाग जाएगा, फिर दूसरे के ऊपर, ऐसे तो चलता ही रहेगा ना केस। सर इसीलिए सिविल इंटरिम सूट रिलीफ में दिया ना, है। सर मैं एक बारी बोलूं, हाँ सर सिविल सूट में ना एक डेट उसकी भी लगती है जिसमें कि ACJ जाके इंक्वायरी करता है वहां पे हाँ, कि वो तो साइट उसका, प्लान लेके। हाँ, वो तो उसकी प्रोसीडिंग के स्टेजेस में, मतलब इनिशियल स्टेज है, हम्म। ठीक है, तो वो इनिशियल स्टेजेस हैं, उसमें क्या है, ऑर्डर जब करवा। बेलीफ, सर ऑर्डर करने से पहले बेलीफ जाता है हाँ, इंक्वायरी वो तो करने। डिक्री के बाद है नहीं, वो तो बेलीफ के ऑर्डर डिक्री के बाद ही होंगे ना, जब एग्जीक्यूशन कराएंगे उसका। हाँ एग्जीक्यूशन के टाइम पे। अब आगे इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग, सहायक कार्रवाई हो गई जैसे कमीशन या गिरफ्तारी, ये इंटरिम रिलीफ के अंदर ही आ गया। फिर सूट इन पर्टिकुलर केसेस, विशिष्ट प्रकार के मुकदमे जिसमें गरीब, जैसे मान लो कि इंसिडेंशियल सूट वो सूट होते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोर्ट का खर्चा नहीं उठा पा रहा, जिसके पास इतना पैसा नहीं है। अब इसमें एक व्यक्ति को गरीब किसको बोला गया? उसको बोला गया है
जिसके घर में बेसिक एम्यूनिटीज ना हो, बर्तन भी ना हो, गैस भी ना हो, बेसिक एम्यूनिटीज ना हो, एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, और वो कोर्ट से कह रहा है कि मेरे पास केस लड़ने का पैसा नहीं है, मुझे वकील दे दो। कोर्ट उसको सरकारी वकील नहीं देती। ठीक है। आप जर्नली आजकल तो खैर इंक्वायरी होती नहीं है, डिक्लेरेशन के बेस पर ले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जैसे क्रिमिनल आया जेल से, जज साहब ने पूछा कि भाई तुम्हारा वकील कहाँ है, कहता है सर मेरे पास कोई वकील नहीं है, पैसा ही नहीं। तो वो तुरंत जज साहब इंस्ट्रक्शन मतलब उस पर इशारा करते हैं, दूसरा वकील खड़ा हो जाता है और इसका केस दे लो, वो वकालतनामा तुरंत साइन करा लेता है उससे। ये कौन से वाले होते हैं? डीएलएसए वाले होते हैं। डीएलएसए वाले क्या चीज होते हैं? सरकारी वकील होता है सर वो। डीएलएसए होते हैं, सरकारी वकील भी कह सकते हो, लेकिन वो सरकारी वकील तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, लेकिन वो सरकारी वकील ऐसे हैं जो गरीब लोगों के केस फ्री में लड़ते हैं, उनको पैसा सरकार देती है, दिल्ली सरकार देती है। डीएलएसए में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, शायद 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। सूट इन सर पर्टिकुलर 3 साल का चाहिए, 3 साल का। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 या 5 साल हाँ का कोई सर, एक्सपीरियंस 3 चाहिए। साल के एक्सपीरियंस के बाद ना डीएलएसए के लिए कर सकते हैं हम ट्राई। हाँ, आप सर वो स्पेशल, डीएलएसए जो होता है वो फिर अपना इंडिविजुअल केस भी लड़ सकता है क्या? हाँ वो अपना केस भी लड़ सकता है, जरूरी नहीं डीएलएसए के लिए लड़ेंगे। बस अपना लेकिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हम। डीएलएसए कोई केस उसको अगर भेजता है तो वो फिर उसके लिए मना नहीं कर सकता है वो सर केस के लिए। डीएलएसए का ना एक ये फायदा होता है, वहां से ना क्लाइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट्स अपने फिर पर्सनल एडवोकेट्स ही कर लेते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे उनकी ट्यूनिंग हो हाँ, जाती है। और वही वैसे भी ना। वकील साहब बीच बीच में फाइल के नाम पर या किसी और चीज के नाम से तो खर्चा ले ही लेते हैं। हाँ, और और फिर धीरे डीएलएसए का धीरे मेन फायदा यही होता है कि क्लाइंटेज मिलनी शुरू हो जाती है। आपको एक्सपोजर मिल जाता है, हाँ आपकी बस रीच बस। बढ़ जाती है, बस इतना ही। अब अपील का प्रोविजन आगे, मान लो आपके अगेंस्ट अगर ऑर्डर आया तो जजमेंट डेप्टर जो होता है उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अपील में जा सकते हैं। कहता है नहीं जी, यहाँ पे तो मिस्टेकन ऑफ लॉ हो गया है, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है, गलत तरीके से रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑफ ये स्टेटस हो गया है, रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हुआ है। जज साहब ने ध्यान से देखा नहीं है, जज साहब ने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दी है जिसका जवाब नहीं। देखो जजमेंट के अंदर ना जो भी इश्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल रेज किए जाते हैं, जज साहब को हर इशू का रिप्लाई करना होता है जजमेंट के अंदर। अगर जज साहब किसी एक भी इशू को छोड़ देंगे तो तुरंत व्यक्ति को फायदा हो जाएगा जिसके अगेंस्ट ऑर्डर होगा, तुरंत वो अपील नहीं चला देंगे, चाहे वो बहुत छोटा ही फैक्ट क्यों ना हो। इसलिए जज जो होते हैं पूरी फाइल को ध्यान से पढ़कर सिविल सूट के अंदर स्पेशली एक एक क्वेरी का एक एक जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं ट्रायल में सबका आंसर देते हैं जजमेंट में। अब रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, 3 तरह के यहाँ पे अपील हो रहे हैं, मतलब जजमेंट के बाद आगे। तो रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, इन तीनों को आपको मुझे बताना है। व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज रिव्यू, व्हाट इज रिवीजन। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। हाँ, सर रेफरेंस तो वो हो गया ना कि जैसे मान लीजिए कोई केस है तो हम मतलब उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि वो उसमें कुछ गलत है या क्या है, तो हम किसी दूसरे केस का रेफरेंस ले सकते हैं उसके लिए। और रिव्यू, सर रेफरेंस रिव्यू। मींस जैसे हम है ना किसी हाई कोर्ट की जजमेंट निकाल कर और वो उसको है ना हम जजमेंट को या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अपने है ना हाई अपर लेवल के कोर्ट की जजमेंट को है ना हम रेफरेंस में डालकर और जब बताए सर इस कोर्ट ने ये साइटेशन, ऑर्डर पास किया था। साइटेशन। एम आई आगे करेक्ट सर? रिव्यू बताओ, रिव्यू। फिर रिव्यू। उसको है ना उसको उस जजमेंट को सर आप एक बार रिव्यू कर लीजिए एंड हाँ, और फिर है ना आपका तीसरा था क्या है रिवीजन रिव्यू एंड देन करो। फिर उस हाँ फिर उसको रिवीजन करके उसको कोर्ट उसको दोबारा रीअपील कर लीजिए, उसको दोबारा डाल लीजिए केस को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सुन लो ध्यान से। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 3 पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, मतलब हमारे सीपीसी के, जो अपील में यूज होते हैं, मतलब एक केस के अंदर डिसीजन के टाइम यूज होते हैं। सबसे पहले रेफरेंस, 2 तरह के रेफरेंसेस की बात की गई है सीपीसी में। एक, जब कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का एडवोकेट किसी साइटेशन की यूज करता है, यानी कि कोई प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पहले हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो वो जज साहब को एज ए रेफरेंस उसको लगा के दे देता है फाइल में, तो जज साहब उस पर देख लेते हैं, हाँ भाई रेफरेंस। या फिर मान लो कोई ऐसा स्टेटस है जिसको जज को समझने में मुश्किल हो रही है कि यार इस केस के अंदर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, इसका फैक्ट तो मुझे
मेरी समझ से परे है, तो वो अपने हायर जुडिशरी जो होती है, उसके जो ऊपर वाले जज होते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकता है फॉर्मली। उसमें दोनों पार्टी का कोई रोल नहीं है, जज का ही रोल है। ये हो गया रेफरेंस, दो तरह के। अब रिव्यू, रिव्यू की बात सुन लो क्या होता है। एक कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया, जज साहब ने एक ऑर्डर भेज दिया, ऑर्डर मिल गया एक पार्टी को, एक पार्टी के फेवर में आ गया, क्या गया, जिसके फेवर में आया उसने तो पढ़ा ही नहीं, जिनका फेवर में आया मुझे क्या पढ़ना, मैं क्यों इस पे क्वेश्चन उठाऊं। जिसके अगेंस्ट आया था जजमेंट लेटर, उसने देखा यार इसमें तो मैंने मिस्टर एक्स के ऊपर ये आरोप लगाया था, जिसका जज साहब ने जवाब ही नहीं दिया इसको, इस तक क्या, इसमें तो मैंने ये कहा था कि इसमें 4 कमरे होने चाहिए, जबकि 2 ही कमरे हैं, जज साहब ने से केवल 2 कमरे वाली बात तो पढ़ ली, 4 कमरे वाली तो मेरी पढ़ी नहीं। तो वहां पे वो जज साहब के पास, सेम जज साहब जिसने डिसीजन दिया है, उनके पास रिव्यू पिटीशन लगाता है, उसे कहता है रिव्यू पिटीशन, कि जज साहब आपने ऑर्डर तो अच्छा दिया है, लेकिन आप ना शायद इन फैक्ट को आंसर देना भूल गए, या आपसे ये गलती हो गई, आपने रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ कर दिया, प्लीज इसको रिव्यू कर लो ऑर्डर पे। इसलिए रिव्यू कराता है वो, क्योंकि तुरंत हो जाएगा ना, क्योंकि जज साहब ने तो पूरा केस पढ़ रखा है। अगर नए जज साहब के पास जाएंगे हम रिवीजन में, तो वो तो पूरा केस को दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से समझेंगे, तो ये जज साहब तो सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए रिव्यू कर लेंगे तुरंत और फैसला दे देंगे। तो रिव्यू पिटीशन को सेम जज, जैसे मिस्टर राहुल ने, जो सीनियर वो है सीजेएम है, उन्होंने सुना था केस, तो वो ही रिव्यू करेंगे, इसका दूसरा जज नहीं कर सकता है, सेम जज रिव्यू करेंगे, उसे रिव्यू कहते हैं। रिवीजन, जर्नलिस्ट सिविल के केसेस में अपील ना होकर रिवीजन होता है। जैसे रेंट का डिस्प्यूट था, मालिक का, और मालिक के फेवर में फैसला आ गया, किराएदार जो होगा वो रिवीजन में चला जाएगा। रिवीजन में जाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, दूसरा रॉन्ग इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, तीसरा मिस्टेकन ऑफ फैक्ट। तीनों ग्राउंड में से कोई भी ग्राउंड आपके पास है, आप रिवीजन में जा सकते हैं हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि जो सिविल की रिवीजन होती है वो हाई कोर्ट में जाती है, उसे रिवीजन पिटीशन कहते हैं। कभी आपने हाई कोर्ट के केस देखेंगे तो रिवीजन पिटीशन आपको मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे। जनरली वहाँ पे पूरा ट्रायल नहीं सुनती है हाई कोर्ट, केवल उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए रिवीजन पिटीशन आ जाती है, जो उसमें रेस किए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर बात होती है सर। अगर कहीं पर कोर्ट को ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को, कि भाई इसमें तो बहुत सीरियस मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया है, मिस कैरेज हो गया है, बहुत जज साहब ने ट्रायल ही सही से नहीं चलाया है, तो वहां पे दोबारा से अगेन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस पूरा पूरा रेफर कर देती है, हाई कोर्ट वापिस भेज देती है, फिर से ट्रायल चलता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, जनरली 2-3 साल में रिवीजन में उन्हीं इश्यूज पर डिस्कस करके कोर्ट अपना फैसला दे देती है। तो ये रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन का डिफरेंस हो गया तीनों का। ये पार्ट 7 हमारा कवर करता है। इस पे वैसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको कि रिव्यू क्या है, रिवीजन क्या है, पर मैंने आपको बता दिया है, बेसिक आइडिया दे दिया, अगर आ भी जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। मिसलेनियस, जो ऊपर बच गया वो सारा मिसलेनियस में आ जाएगा। अब पार्ट 2 में मैंने जुरिडिक्शन बताया, अधिकार क्षेत्र। सिविल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके दिल्ली में कितने सारे कोर्ट है, रोहिणी है, ठीक है, 30 हजारी है, कड़कड़डूमा है, साकेत है, राउज एवेन्यू है, पटियाला हाउस है। सब में फर्क क्या है, द्वारका कोर्ट है, फर्क क्या है इन सब कोर्टों में, क्यों इतनी सारी कोर्ट बना रखी हैं? सर सबकी सेपरेट सेपरेट जुरिडिक्शन है। ये जुरिडिक्शन द्वारका अलग को, अलग हाँ, नहीं द्वारका है। कोर्ट जैसे इस एरिया का केस ये कोर्ट लेगा, इस एरिया का केस ये कोर्ट लेगा, इस हाँ, एरिया का केस ये कोर्ट। जैसे ये नहीं है आपका, क्या नाम, मान लो अब मेरे नजफगढ़ का केस रोहिणी वाला ले लेगा, ऐसा नहीं होगा, मेरे नजफगढ़ का ऐसा केस नहीं होगा, द्वारका में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के केस को सुनता है, राउत रेवेन्यू भी नई दिल्ली के केस को सुनता है, लेकिन फर्क है दोनों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करकरडुमा कोर्ट चले जाओ तो वहाँ पे मंडावली, इधर के जो शादरा वादरा के केसेस हैं वो आते हैं। साकेत चले जाओ कि जो जीके है, लाजपत नगर है, इस तरह के जो बेल्ट है वो लगती है उसके अंदर, ठीक है। फिर संगम विहार हो गया, आपका महरौली हो गया, वो सब साकेत में लगता है। तो अलग अलग कोर्ट को इसलिए अलग अलग रखा गया है क्योंकि इनके जुरिडिक्शन अलग अलग है। तो दीवानी क्षेत्राधिकार होता है हर सिविल कोर्ट का, सिविल जुरिडिक्शन कहते हैं इसको। आपने पढ़ा भी होगा, या अपनी ऐप के अंदर जब आप जो हमारी ऐप है, जो हम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड, उसमें भी तो हम लगाते हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, लगाते हैं ना ऐसे, उस हिसाब से हमारे केसेस में रिकॉर्ड होगा। फिर सब्जेक्ट मैटर, केवल नागरिक प्रकृति के विवाद ही आते हैं इसमें। नागरिक प्रकृति के विवाद का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर इसमें कौन सा है, नागरिक वाला, यानी कि इंडियन सिटीजन के केस सुने जाएंगे, उनके ही सिविल डिस्प्यूट को सुनने का अधिकार होता है कोर्ट के पास, ठीक है। इसमें प्रतिवादी का निवास स्थान, कारण पद होने का स्थान, देखो इसमें वो भी देखा जाता है कि कॉज ऑफ एक्शन,
ये डिस्प्यूट पैदा कहाँ पर हुआ है और वो जगह है कहाँ। अगर मान लो दो व्यक्ति के अंदर डिस्प्यूट है लेकिन दोनों इंडियन है, लेकिन प्रॉपर्टी ब्रिटेन में है, लंदन में है या कहीं और है, तो उसको इंडियन कोर्ट नहीं सुन पाएंगे मैटर। फिर उसको इंटरनेशनल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनके पास पावर होती है इस मैटर को सुनने की। प्रिकॉशनरी यानी कि जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो सेक्शन 15 में लिखी हुई। ओरिजिनल और एपिलेंट अथॉरिटी, दो अथॉरिटी हैं कोर्ट के पास, एक ओरिजिनल और एक एपिलेंट। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, फ्रेश केस जो आ रहा है, मतलब फ्रेश ट्रायल। और अपीलेंट अथॉरिटी जो मैंने आपको बताया, सिविल के अपीलेंट अथॉरिटी किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्रिमिनल की अपीलेंट अथॉरिटी सेशन कोर्ट के पास भी है और साथ साथ आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये अपीलेंट अथॉरिटी हो गई। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वाद की स्थापना का नाम सूट तैयार करा। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्लान, फिर इश्यू होगा सम्मन, फिर स्टेप 3 में जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट, फिर स्टेप 4 में आएगा फ्रेमिंग ऑफ इशू, फिर स्टेप 5 में आएगा हेयरिंग। दोनों साइड से सुनना। देखो साथ साथ मैंने ऑर्डर बताए हैं आपको, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे आपको पूछे प्लांट प्रिपरेशन का कौन सा ऑर्डर है तो ऑर्डर नंबर 7। आपसे पूछे रिटर्न स्टेटमेंट किस ऑर्डर में कवर है तो ऑर्डर नंबर 8 में कवर है। आपसे पूछे हेयरिंग किस ऑर्डर में है तो ऑर्डर नंबर 8 में ही है, नहीं 18 में है। आपसे पूछे जजमेंट किस ऑर्डर में आता है तो 20 के अंदर कवर है। डिक्री किस ऑर्डर में आती है, 21 में आती है डिक्री। तो ये इसलिए बताया है ताकि आप यहाँ से अपने माइंड में इसको बैठा लो। एग्जाम में तो आपको बेयर एक्ट में भी ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने बेयर एक्ट आपके पास है तो ब्लैक कलर का जो पॉइंट वाला बॉल पेन होता है उससे छोटा छोटा सा निशान भी लगा लेना, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर पेज के अंदर लिखा होगा वहां पर निशान आया, ताकि एग्जाम में ढूंढने में थोड़ा सा ईजी रहे। लेकिन जितना ज्यादा आप बेयर एक्ट को यूज करोगे ना उतना ज्यादा आप बेयर एक्ट से फ्रेंडली हो जाओगे। जितना सर कम बेयर एक्ट को यूज पेयर करोगे एक्ट अलाउड है? बेयर एक्ट अलाउड है। नहीं, पेयर एक्ट पे लिखना। लेकिन बेयर एक्ट पे लिखना अलाउड नहीं, से बोला छोटा छोटा निशान लगा लेना। कोई इतना चेक नहीं करता, एक एक बच्चे का बेयर एक्ट इतना नहीं खोला जाता, एक एक बच्चा 25-25 बेयर एक्ट लेके जाता है। अगर 25-25 सबके खोलने लगे तो उनका समय पूरा उसमें नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो केवल बाहर से कवर पेज देखते हैं, विदाउट शॉर्ट नोट और विदाउट क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए कमेंट्स, उसमें। विदाउट कमेंट्स। हाँ विदाउट कमेंट, ये नहीं होना हाईलाइट भी चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाईलाइट भी हाईलाइट नहीं भी नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। नहीं हाईलाइट भी नहीं होना चाहिए, स्टिकी नोट्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी जब मैंने आपको, अगर मेरे पास अपने क्लासेस ली होगी तो मैंने पढ़ाया था आपको रेस्ट ड्यूटी काटा, सेक्शन 11। रेस्ट ड्यूटी काटा क्या होता है बताइए। ये तो आपको याद होना चाहिए मुझे लगता है। देखो एक तो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो पहले ओवर बर्डन केसेस है, कोर्ट पर बहुत बड़ा है, जजेस बहुत कम है, केसेस बहुत ज्यादा है, फैसला आता ही नहीं है केसेस का। सालों सालों केसेस चलते रहते, 10-10 साल 15-15 साल से रिसोर्स में फैसला नहीं आता। पहले डिग्री आएगी, फिर अपील होगा, रिवीजन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, होता ही रहेगा, फर्स्ट अपील सेकंड अपील चलते रहेगा, खत्म ही नहीं। अगर हम रेस्ट ड्यूटी काटा का प्रिंसिपल ना लाए तो एक केस 4-4 कोर्ट में चलने लगे। जैसे आपने डाइवोर्स पिटीशन देखी, कहाँ फाइल होती है डाइवोर्स पिटीशन, किस जुडिक्शन में हो सकती है बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की शादी दिल्ली में फेरे पड़े, शादी होकर बॉम्बे चली गई, डाइवोर्स होना है, लड़की की तरफ से केस फाइल होनी या लड़के की तरफ से केस फाइल होने, तो कहाँ पे सर केस फाइल होगा, दिल्ली या वो बॉम्बे। दिल्ली भी हो सकता है और बॉम्बे भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक भी जिसमें भी हो गया तो दूसरी जगह नहीं होगा। उसे ही रेस्ट ड्यूटी काटा कहते हैं, एक उसी जगह हो गया रेजिडेंट दूसरी का जगह नहीं होगा। एक केस दो डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल हाँ सकता एक साथ। एक केस सेम फैक्ट सेम पार्टी और सेम लिटिगेशन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो केसेस नहीं चल सकते, उसे रेस्ट ड्यूटी काटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वैसे इससे अब ये हिंदू मैरिज में बताऊंगा मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की शादी के फेरे पड़े दिल्ली में, रोहिणी में। वो लड़की शादी होके पहली बार अपने घर गई तो उसका घर था मान लो कि 30,000 कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर। लेकिन थोड़े दिन में ही पति पत्नी ने अलग घर ले लिए और वो मान लो द्वारका में ले लिया अलग घर। अब उनके बाद 1 साल के बाद उनका डिस्प्यूट पैदा हुआ, दोनों कोर्ट चले गए। अब वो किस कोर्ट में केस फाइल करे, रोहिणी 30,000 या द्वारका।
वो इस समय रह रहे हैं द्वारका, शादी के फेरे पड़े रोहिणी में, और पहली बार लड़की शादी होकर जो अपने ससुराल गई थी वो ससुराल था 30,000। एट प्रेजेंट एड्रेस पे। यहाँ पर हमारे इंडिया में एक प्रोविजन है कि शादी की जो डाइवोर्स पिटिशन होती है वो 2 जुरिडिक्शन में फाइल हो सकती है। पहला, जिस जगह पे फेरे पड़ते हैं उसकी जुरिडिक्शन में, या फिर लड़की पहली बार जो अपना पहला कदम रखती है अपने ससुराल में, वो जो जुरिडिक्शन में होता है वहां पर। एट प्रेजेंट वो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केस 2 ही जगह फाइल हो सकता है। तो फाइल होगा या तो 30,000 या होगा रोहिणी कोर्ट। ठीक है, लड़का फाइल करे चाहे लड़की। अब यहाँ पर भी एक पंगा है, लड़के ने मान लो डाइवोर्स पिटीशन फाइल की, लड़की तुरंत डीवी एक्ट लगा देती है उसके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है। लड़की अपने जुरिडिक्शन में अपने घर के आसपास देखती है, लड़का अपने देखता है, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाती है, 2 केस अलग अलग चलेंगे। तो ये रेस जुडिकाटा आपको समझ में आ गया। अब अगला है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिक्री दे दी कोर्ट ने, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उस डिक्री की कोई वैल्यू है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया खाली करो, बंदा खाली नहीं कर रहा कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो क्या उस तो खाली करने के ऑर्डर की कोई वैल्यू है? नहीं है फिर तो। नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ये नहीं चाहती कि उसके ऑर्डर की वैल्यू नहीं होगी, तो कोर्ट का सम्मान क्यों करेगा कोई, क्यों आएगा कोर्ट से कोई रिलीफ मांगने? तो इसलिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब पार्ट है यहाँ पर जो हमारे सिविल प्रोसीजर का है। इसमें 2 तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। सेम व्यक्ति कोर्ट में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने बीतने के बाद भी इसने खाली नहीं किया, तो बेल पुलिस के ऑर्डर लेकर वो खाली कराया था। पुलिस आती है, उसको बाहर निकाल के ताला के चाबी सौंप देती है और कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर देती है। ठीक है, अगर ये सब ना हो तो उस व्यक्ति को तो पोजीशन मिलेगा ही ना, वो तो जाएगा ही नहीं। लेकिन वो स्टे ले सकता है, उसे अपील में जाके मान लो स्टे ले ली, वो बात अलग होती है, वो तो कोर्ट की प्रोसेस है। इसलिए तो इसलिए एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया। इसमें एक व्यक्ति खुद भी ले सकता है और एक व्यक्ति के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन भी ले सकता है, मतलब एक वो भी पोजीशन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं उसका एजेंट, तो उसके एजेंट को वो ऑथराइज कर देगा। सेम और ट्रांसफरी कोर्ट, वो उसी कोर्ट में जाके रिलीफ मांगेगा जिस कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था, या उसी जुरिडिक्शन की कोई दूसरी कोर्ट में भी वो जा सकता है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लेगा? अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर हुए जिसके अगेंस्ट, या अटैचमेंट और सेट यानी कि बेचने के या कुर्की करने के ऑर्डर हुए तो उसी के अगेंस्ट लेगा। स्टे भी ले सकता है, लेकिन स्टे में जब मिलेगा जब वो अपील में चला गया, दूसरी पार्टी जिसको खाली करने के ऑर्डर हुए वो स्टे ले लेगा। जैसे ही हाई कोर्ट में अपील जाएगा, साथ साथ वो एक साथ में एक इंटरिम रिलीज मांगेगा हाई कोर्ट से, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में इसका पिटीशन का फैसला हो जाए तब तक आप मुझे स्टे दे दो कि मैं खाली ना करूं, मेरा मकान मालिक मुझसे खाली ना करे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी खाली करने का ऑर्डर हो चुका है। अगर मान लो वो अपील में नहीं जाता है तो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर होने के बाद तुरंत डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को उसको सौंप दिया जाएगा खाली करा के। जो पैसा कोर्ट डिसाइड करेगी, भाई अगर पुलिस जा रही है, कोर्ट का बंदा जा रहा है तो कोर्ट खर्चा लेती है ना, तो वो पैसा उसको कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। अगर पार्टीशन वाली कोई बात है, भाइयों के बीच में कोई पार्टीशन नहीं हो रहा, कोर्ट ने पार्टीशन के लिए एक बंदा अपॉइंट कर दिया, वो विभाजन करा देगा। या फिर कोई ऐसा काम है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से हो सकता हो, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होने से एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो ये अपील, रिव्यू और रिवीजन है, ये मैं आपको अगली क्लास में अब एक बार फिर से बता दूंगा। वैसे मैंने अभी ऊपर बता ही दिया आपको, फिर भी एक बार और बता दूंगा, इसको समझा दूंगा क्या होता है। तो ये अब हम कल की क्लास में करेंगे। सिविल प्रोसीजर जैसे कंप्लीट होगा फिर इसके मॉक टेस्ट दूंगा मैं आपको। जितने मॉक टेस्ट देता हूँ ना उसको बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आपके 80% मार्क्स ना आ जाए मॉक टेस्ट के अंदर। और सर मेरे अलावा हाँ, ये जो आप ये क्वेश्चन दे रहे हो इसके छोटे छोटे फर्रे बना के है ना किताब में डाल के ले जाए तो ले जा सकते हो, ले जाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं। ले जा सकते हैं ना, तो एक चीज काम तो और, आएंगे। हाँ हाँ काम आएंगे 200%। एक चीज और, मेरे मॉक टेस्ट करने के बाद आप जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना, उनको भी प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बेसिकली ये प्रैक्टिस का ही खेल है।